गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में एचएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज हमने शुरू की थी और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। तो भाई इससे पहले 38 प्रैक्टिस सेट बड़े बेहतरीन तरीके से अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी अगर हमारा नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीईटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने जा रही है। चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी फिल्म अभिनेत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की ब्रांड एम्बेसडर है। तो मेरे भाई ये प्रीवियस क्वेश्चन है और उस समय पे सबसे पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो हमारी कौन थी, तो आप कहेंगे परिणीति चोपड़ा। ठीक है जी, परिणीति चोपड़ा कहां से आती थी, तो आप कहेंगे अंबाला से। कहां से? अंबाला से। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है मेरे भाई, तो आप कहेंगे वर्तमान में साक्षी मलिक रहेगी। कौन रहेगी, तो आप साक्षी मलिक का नाम ध्यान रखेंगे। साक्षी मलिक के अगर जन्म की बात की जाए तो मेरे भाई इसका जन्म 1992 में हुआ था। 1992 कहां पर है, तो आप कहेंगे मोखरा गांव में, जो कि हमारे रोहतक जिले में आता है। कौन से जिले में? रोहतक जिले में। किस खेल से संबंधित है, तो मेरे भाई ये रेसलर रहेगी। रेसलर कौन से खेल से? रेसलर। 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था और इसी रियो ओलंपिक में 58 किलोग्राम भार में इसने कौन सा पदक जीतने का काम किया था? कांस्य पदक जीता था। समझ गए मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे इन ऑप्शन के आधार पे आप किसको टिक करेंगे, तो आप परिणीति चोपड़ा को टिक करेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहां पे होती है, तो मेरे भाई चावल की पैदावार को हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। उससे नेक्स्ट क्लास में कृषि के बारे में तो कुछ क्वेश्चन है इस क्लास में भी आप मेरे को बताएंगे। जैसे कि हमारा हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड है मेरे भाई, इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इसका मुख्यालय कहां पे रहने वाला है, इसका मुख्यालय कहां पे रहने वाला है। उसके बाद चारा बिजाई योजना ये किस राज्य सरकार की है, चारा बिजाई जो योजना है ये किस राज्य ने शुरू की गई है। इसके साथ साथ मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में बताएंगे। अरे मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना कब शुरू की गई थी और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसको बनाया गया था, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। एक आया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भाई साहब इस बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में आप मेरे को बता देंगे। बीमा योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी। इसके साथ साथ आप किसके बारे में, चलो और अगली स्लाइड पे कर लेंगे, पहले इनके आंसर कर लो। देखो हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की अपन बात करें तो मेरे भाई 1 अगस्त 1969 को हुई थी और ध्यान रखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे रहने वाला है, तो आप कहेंगे पंचकुला में। रट लेना इनके हेडक्वार्टरों को। उसके बाद चारा बिजाई योजना को शुरू करने वाली हरियाणा सरकार, मेरा पानी मेरी विरासत। आपको पता है कि अगर कोई भी किसान चावल और बाजरे की फसल को स्किप करेगा, ड्रॉप करेगा, तो उसको सरकार क्या देगी, तो चावल की फसल को अगर कोई किसान ड्रॉप करता 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि और बाजरे के लिए 4,000 रुपए है वो दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे मेरा पानी मेरी विरासत पानी को बचाने के लिए, और ये योजना 2022 में शुरू हुई थी। ध्यान रखेंगे इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है उसका नाम होगा मनिका शोकंद। मनिका शोकंद का नाम यहां पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो मेरे भाई ये योजना 2016 में आई थी। कब आई थी? 2016 में आई थी। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता की चावल की पैदावार, तो भाई एग्रीकल्चर से संबंधित था, इसलिए मैंने ये बातें आपके सामने पेश कर दी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो मेरे भाई अगर मैं धान की बात करूं और धान की सबसे उत्तम क्वालिटी की बात की जाए तो वो अपने तराउड़ी करनाल में होती है। लेकिन यहां पर आप ऑप्शन देखोगे करनाल रेवाड़ी
हिसार, रेवाड़ी, सिरसा और फरीदाबाद। तो मेरे भाई ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे, कौन सा, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी। तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया। रेवाड़ी में धान नहीं होता है मेरे भाई, यहां पर पानी की पहले ही कमी है। तो भाई कहां पे होगा ये, करनाल और कुरुक्षेत्र। आपने ट्रिपल के वाली पट्टी तो पता ही होगा ना, यहां पर धान का उत्पादन होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक जिला और ध्यान रखेंगे, जींद में भी धान उगाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो आपसे अगर पूछ लिया जाए धान का निर्यात हरियाणा में कहां से होता है, किसका, धान का निर्यात, तो मेरे भाई निर्यात होता है कैथल जिले में। सबसे ज्यादा धान का निर्यात किया जाता है, क्योंकि कैथल जिले में ही मिलें स्थापित है धान की। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आप मेरे को बताएंगे कि भाई जो हमारे पास सब्जी है, सर्वाधिक सब्जी कौन सी उगाई जाती है हरियाणा में, सर्वाधिक उगाई जाने वाली सब्जी, सर्वाधिक उगाई जाने वाली सब्जी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख के चलता हूं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो भाई साहब हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी उगाई जाती है, उसके बाद आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पे रहेगा, आलू प्रौद्योगिकी जो केंद्र है ये हमारे कहां पर रहेगा, हरियाणा में सर्वाधिक उगाया जाने वाला मसाला, सर्वाधिक उगाया जाने वाला मसाला ये कौन सा होगा, इस मसाले का नाम बताना है। उसके बाद आपको बतानी है हल्दी जो प्रोसेसिंग प्लांट, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट ये मेरे भाई कब और कहां पर स्थापित हुआ था। उसके बाद आप मेरे को मिर्च का उत्पादन बताएंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पे होता है, गोभी का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर, उसके बाद सीताफल का उत्पादन बता देंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पे होता है। पहले इन क्वेश्चनों को करेंगे मेरे भाई। अब देखो इतने क्वेश्चन पढ़ोगे तब बात बनेगी, दो चार क्वेश्चन इसके साथ करवाने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो दो चार याद करोगे पीछे के भूल जाओगे, तो भूलने नहीं दूंगा मैं आपको। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो देखो मेरे भाई अगर सर्वाधिक उगाई जाने वाली सब्जी की बात करूं तो वो सब्जी होगी आलू। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र जो हमारा रहेगा वो निल्लो खेड़ी श्यामगढ़ गांव ध्यान रखेंगे, जो कि करनाल जिले में रहेगा। कौन सा जिला, करनाल जिला। सर्वाधिक उगाया जाने वाला जो मसाला है ये मेरे भाई कौन सा, हल्दी हो जाएगा। लेकिन आप ये कहोगे जी आलू का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो मेरे भाई अगर आलू के उत्पादन की अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे आलू का जो उत्पादन है वो होगा कुरुक्षेत्र जिले में। कौन सा, कुरुक्षेत्र जिला हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया, कुरुक्षेत्र जिले में उत्पादन सबसे ज्यादा। लेकिन आलू का प्रौद्योगिकी केंद्र पूछ लिया जाए तो आंसर करनाल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज होगा। उसके बाद सर्वाधिक उगाया जाने वाला मसाला हल्दी, हल्दी का सबसे ज्यादा जो भाई साहब उत्पादन होगा वो यमुनानगर में होगा। कहां पे होगा, यमुनानगर में। लेकिन हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट 2009 में स्थापित हुआ था, रादौर में रहेगा, रादौर में। कहां पर, तो आप कहेंगे रादौर, और ये रादौर कहां का, यमुनानगर का। मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन ये भी मेरे भाई यमुनानगर में होती है, मिर्च सबसे ज्यादा। लौकी कहां की फेमस है, लौकी घिया, 3-3 फुट की घिया है मेरे भाई कहां पर, यमुनानगर में। ध्यान रखेंगे। उसके बाद गोभी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, तो गोभी का उत्पादन मेरे भाई सोनीपत, गोल्डन सिटी कौन सा, सोनीपत। सीताफल भी कहां पे रहने वाला है, सोनीपत में। अगर गुलाब का उत्पादन आपसे सर्वाधिक हरियाणा में पूछ लिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, पानीपत। केला और सेव का उत्पादन पूछ ले, फतेहाबाद में रहेगा। कहां पर, फतेहाबाद में। प्याज का उत्पादन पूछ ले तो एक नंबर पे अंबाला, दूसरे नंबर पे अपना गुरुग्राम आएगा। मेहंदी और हिन्ना का उत्पादन पूछ ले तो फरीदाबाद जिला आएगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया। कपास का उत्पादन पूछ ले, सिरसा जिला आएगा, सिरसा जिला। लेकिन केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, सिरसा में रहेगा। कपास का सबसे ज्यादा व्यापार पलवल जिले में होता है, इसीलिए पलवल को कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में कि नहीं आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ,
तो मेरा भाई ये क्वेश्चन नहीं पढ़े तो हमने हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहली बात ये है कि भाई साहब अपना जो हरियाणा है इस शब्द के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आप ये कहोगे ये जो हरियाणा शब्द है ये हमारी किस भाषा का शब्द रहेगा? संस्कृत भाषा का शब्द। अब कोई भी शब्द है वो किस प्रकार से बना है, इस शब्द को तोड़ देना है और इस शब्द को जैसे ही आप तोड़ोगे तो आप कहेंगे हरि प्लस आईना। हरि प्लस आईना से मिलके बना है। हरि का मतलब तो आप सभी जानते होंगे विष्णु भगवान से संबंध है। आईना का मतलब होता है निवास स्थान, निवास स्थान। तो मेरे भाई भगवान विष्णु का जो निवास स्थान है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे हरि प्लस आईना। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी आपसे लिखा मिल जाए हर प्लस आईना, क्या हर प्लस आईना, ये भी अपना हरियाणा है। अब यहाँ पे हर का मतलब क्या? दुखों को हरने वाला। और दुखों के हरने वाले भगवान कौन है? तो वो भगवान शिव। क्या नाम? भगवान शिव का नाम ध्यान रखेंगे किसका? भगवान शिव का। और ये हो जाएगा भगवान शिव का निवास स्थान। भगवान शिव का क्या हो जाएगा? निवास स्थान। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी थे और वो कौन थे? जैसे कि अगर मैं मुरली चंद की बात करूं, मुरलीधर की बात करूं, सुखदेव की बात करूं, एच.ए. फड़के की बात करूं, तो उन्होंने कुछ और इसका मतलब निकाला। उसके बारे में भी बात कर लेते। इतनी बात तो आई समझ में। लेकिन आप क्या ध्यान रखेंगे मेरे भाई? कुछ बुद्धिजीवों के नाम। और उन बुद्धिजीवों में अगर आपने बात करें किसके बारे में, तो बुद्धिजीवों में एक भाई साहब मुरली चंद का नाम ध्यान रख लेंगे। किसका? मुरली चंद का। एक एच.ए. फड़के का नाम ध्यान रखेंगे, एच.ए. फड़के। एक सुखदेव का नाम ध्यान रखेंगे। ये कुछ बुद्धिजीव हुए थे। इन्होंने ये कहा था हर प्लस आईना। आईना का मतलब बता दिया इन्होंने जंगल। क्या बता दिया? जंगल। और हर का मतलब बता दिया हरा जंगल। जो हमारा हरा जंगल है वही क्या होगा? हरियाणा होगा। तो इनका जो मत है ना उनको भी ध्यान रख लेना, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है मेरे भाई। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ। तो मेरे भाई हरियाणा की अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो हरियाणा की उत्पत्ति को एक तो हम देखते हैं वैज्ञानिक तरीके से। और वैज्ञानिक तरीके से अगर इस सृष्टि की उत्पत्ति की मैं बात करूं तो वो महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है, समझ गए। लेकिन एक हमारा दर्शन शास्त्र दार्शनिक तरीके से देखा जाए या फिर जो हमारा सृष्टात्मक तरीका है उससे देखा जाए तो हरियाणा शब्द की, हरियाणा की जो उत्पत्ति बताई जाती है वो किससे बताई जाती है? भगवान ब्रह्मा से। बताया यह जाता है कि भगवान विष्णु एक बार क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे और जब वो विश्राम कर रहे थे तो उसकी नाभि से एक फूल प्रकट हुआ। एक फूल निकला भाई साहब उसकी सुंडी में से। और उसी में कौन था? तो उसी में से भगवान ब्रह्मा की जो है वो उत्पत्ति होती है। भगवान ब्रह्मा जन्म लेते हैं इस ब्रह्मांड में। और वो जो भगवान ब्रह्मा ने जहां पे जन्म लिया था उसको कहा जाता है क्या? नील क्या नाम है? नाभि तीर्थ। नाभि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और ये बात कहां की थी? ये अपने कुरुक्षेत्र के थानेसर की थी। उसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को भेज दिया तपस्या के लिए। कहां पर? तो वो भेज दिया भाई साहब उसको कुरुक्षेत्र में। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो ध्यान रखेंगे अपने हरियाणा की उत्पत्ति या इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले भगवान ब्रह्मा जिसका जन्म हुआ था भगवान विष्णु के नाभि से। तो हमारे शिव भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, ब्रह्मा, इंद्र, इन सभी से बताई जाती है हरियाणा की उत्पत्ति। इसके साथ साथ एक राजा थे हरिश्चंद्र मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। एक राजा थे जिसका नाम था हरिश्चंद्र, ठीक है। इस राजा हरिश्चंद्र के नाम पर भी बताया जाता है हरियाणा का नाम हरियाणा हुआ था, हरियाणा की उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा एक हमारे हर्राय करके एक चौहान शासक थे। कौन थे? चौहान शासक। इस चौहान शासक का नाम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, हर्राय करके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो नानक चंद शर्मा का ध्यान रखेंगे। नानक चंद शर्मा ये नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और नानक चंद शर्मा ने क्या कहा था? हरियाणा की जो उत्पत्ति है वो आयनिक शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? आयनिक शब्द से। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है लेकिन पेपर में छपी तो दिक्कत कर देंगे मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। अब तो आपको पता ही चल गया होगा हरियाणा शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? भगवान का वास होगा। भगवान का वास है, भगवान का अपना देश मत कर देना मेरे भाई, भगवान का वास होगा, भगवान का वास। चलो आगे।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ है? तो भाई साहब महेंद्रगढ़ जिला जिसको खनिजों का शहर कहा जाता है, वही महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? कानोड़ हुआ करता था। ठीक है, और इस कानोड़ के जो किले का निर्माण करवाया जाता है वो तात्या टोपे के द्वारा करवाया जाता है। ध्यान रखेंगे, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो तुम तो ध्यान रखेंगे, तात्या टोपे ने इस किले को बनवाया था। और 1861 ईस्वी में पटियाला का एक शासक आया था, जिस शासक का नाम तो था नरेंद्र सिंह। दिमाग में खोपड़ी में बैठा लेंगे नरेंद्र सिंह का नाम। और उसी नरेंद्र सिंह का जो पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र सिंह, उसने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इस किले का नाम रखा था। इसीलिए ये जो कानौड़ का किला है वो महेंद्र का किला हो गया और उसी महेंद्र से इसका नाम क्या हुआ? तो इस जिले का नाम होता है महेंद्रगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद भाई 1857 की क्रांति हुई और आपको पता है हरियाणा में क्रांति की शुरुआत तो 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला जिले से हुई थी। लेकिन ध्यान रखेंगे श्याम सुंदर जो कि क्या कर देता है, पूरे की पूरी योजना को लीक कर देता है और उसके बाद ये क्रांति असफल हो जाती है। तब भी माना जाता है कि क्रांति की शुरुआत तो हरियाणा में अंबाला से हुई थी, लेकिन इस क्रांति का अंत होता है कहां से? नसीबपुर की लड़ाई से। 16 नवंबर 1857 को लड़ी गई थी नसीबपुर की लड़ाई नारनौल में। ध्यान रखेंगे उस लड़ाई का जो नेतृत्व कर रहे थे वो रेवाड़ी से थे राव तुलाराम और उसका भाई गोपाल देव। गोपाल देव युद्ध भूमि में मारा जाता है, लेकिन राव तुलाराम अपने साथियों से मदद लेने के लिए अफगानिस्तान चले जाते हैं और अफगानिस्तान की जो जलवायु है वो उसको सूट नहीं करती और उसके बाद क्या हुआ? वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। किसके? राव तुलाराम की। पेपर में राव तुलाराम का मकबरा पूछ लिया गया था जो कि हमारा काबुल में रहेगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे इस क्रांति को दबाने के लिए कौन आया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हडसन। क्वेश्चन ये बनेगा और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि जो हडसन है ना वो हरियाणा के किस किले को देखकर आश्चर्यचकित हैरान हो गया था? तो भाई कानौड़ का किला था। ठीक है, इसके सुरक्षा घेराव को, सुरक्षा कवच को देखकर जो हडसन है ना वो क्या हो गया था? हैरान रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आ जाओ अपने इस क्वेश्चन के ऊपर कि जो हमारा महेंद्रगढ़ है, इसी महेंद्रगढ़ में जन्म लिया था किसने? बाबा रामदेव ने। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव जी महाराज, इसी का जन्म हुआ था। जन्म में पूछा जा सकता है कि भाई साहब रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? रामदेव का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो मेरे भाई इसका जन्म ध्यान रख लेंगे 1965। एक डेट बताई थी मैंने आपसे पिछली क्लास में, 1865 में अपने लाला लाजपत राय जिसको पंजाब का केसरी कहा जाता है, उसी लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 1865 मोगा गांव पंजाब में। हरियाणा में हिसार को अपनी कर्म भूमि बनाया था किसने? तो वो थे लाला लाजपत राय जी। उसके बाद बात आता है इसका जन्म। जन्म के बाद इसका बचपन का क्या नाम था? अगर आपसे बचपन का नाम पूछ ले तो मेरे भाई बचपन का नाम था इसका राम किशन। क्या नाम था? राम किशन। इसके पापा का नाम पूछ ले तो इसके पापा कौन थे? इसके पापा का नाम था राम निवास। अगर इसकी मम्मी का नाम पूछ ले, इसकी माता का नाम, तो वो गुलाबो देवी थी। कौन थी मेरे भाई? गुलाबो देवी थी। उसके बाद इसके जो गुरु हैं, गुरु, और इसके गुरु का नाम क्या था? आचार्य बलदेव। बलदेव ध्यान रखेंगे इसके गुरु हुए हैं, जबकि इसका एक शिष्य है और उस शिष्य का नाम है आचार्य बालकृष्ण। बालकृष्ण कौन है मेरे भाई? इसके शिष्य। 2002 की डेट ध्यान रखेंगे। रामदेव ने योग कैंप की शुरुआत की थी। योग कैंप के बारे में पूछ सकता है, रामदेव जी ने योग कैंप लगाना कब शुरू किया था? 2002 में शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2006 में क्या हुआ? तो 2006 में पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई। पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई थी मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस योग को इतना अनिवार्य बना दिया, इतना महत्व दे दिया, लोगों के दिमाग में योग घुसने का काम कर दिया रामदेव ने। और उसके बाद अपने भारत में ही नहीं बल्कि इस योग को बनाया जाने लगा कहां पर? तो भाई साहब इस योग को करने लगे विदेशी लोग भी। समझ में आया? कुछ नहीं आया। और उसके बाद इस योग को कौन सा दर्जा दे दिया? तो हम बनाने लग गए विश्व योग दिवस। ये विश्व स्तर पे योग दिवस बनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे 21 जून को बनाया जाता है और पहली बार 2015 में ये योग दिवस बनाया गया। तो स्वामी रामदेव का जो जन्म है वो अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़ में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ और नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है मेरे भाई, पहले मैं अगले क्वेश्चन को देख लेता हूं। ठीक है, अब देखो कुछ और नाम, और उन नामों में राम कृष्ण का नाम बता देंगे आप मेरे को, केवल आपको संबंध बताना है। कुछ और नाम कुछ नया पढ़ के जाओगे आज। राम कृष्ण की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध कहां से रहा है। मुंशी राम जोगी की अगर बात करें, सारंगी वादक हुए हैं, हरियाणा के सारंगी वादक मुंशी राम जोगी, इनका संबंध बता देंगे हरियाणा में कहां से होगा। उसके बाद अगर आपने बात करें, अब्दुल गफ्फार खां का नाम सुना होगा आपने, अब्दुल गफ्फार खां का नाम सुना होगा, जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने भारत में चल रहा था, अपने चरम पे था, उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के भारत के पश्चिम इलाके यानी कि पाकिस्तान में लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से लीड कर रहे थे कौन है, तो उसका नाम था अब्दुल गफ्फार खां। इसका जन्म अपने हरियाणा में हुआ था। उसके बाद बात आती है लियाकत अली खां, लियाकत अली खां, इसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर एक नाम आता है गोपीचंद भार्गव का, गोपीचंद भार्गव, ये भार्गव संप्रदाय है ना, इस संप्रदाय को भी आप ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में नहीं आई। एक हमारा आता है राम सिंह जाखड़, कौन आते हैं, तो एक नाम आप राम सिंह जाखड़ का भी ध्यान रखेंगे। राम सिंह जाखड़ तो कमेंट में बता सकते हैं कौन है राम सिंह जाखड़। राम सिंह जाखड़ के बाद अगर हम बात करें दीनदयाल शर्मा, कौन है, दीनदयाल शर्मा, ये तो पेपर में बहुत बार आ चुका है। दीनदयाल शर्मा ये किस जिले से संबंधित होंगे। और एक नाम और जिसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जी वो होंगे कौन, बाजे भगत, बाजे भगत, इसका नाम बता सकते हो कि ये कहां से संबंधित होंगे। भाई साहब राम कृष्ण की आप बात करें ना, तो राम कृष्ण का जन्म चरखी दादरी में हुआ था, ये दादरी से संबंधित होंगे। अब तो आपको याद आ गया होगा कि सीमेंट उद्योग के ये संस्थापक हुए हैं कौन है, राम कृष्ण। मुंशी राम जोगी की बात करें, सारंगी वादक हुए हैं और इनका जन्म हुआ था भिवानी जिले में। अब्दुल गफ्फार खां की बात करें तो ये अंबाला जिले से संबंध बताया जाता है अब्दुल गफ्फार खां का। लियाकत अली, पाकिस्तान को पहला प्रधानमंत्री देने वाला भी अपना हरियाणा था, अपना हरियाणा के करनाल में जन्म हुआ था लियाकत अली का, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान रखिए लियाकत अली का हरियाणा के करनाल जिले में जन्म हुआ था। गोपीचंद भार्गव ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने थे। जब भाई साहब अपना देश आजाद हो रहा था तो उस समय पे पंजाब का जो पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है वो गोपीचंद भार्गव को, जो कि सिरसा जिले से आते थे। इसका संप्रदाय रहेगा भार्गव। इसी भार्गव संप्रदाय से भृगु ऋषि आते हैं। भृगु ऋषि कौन थे, तो आप कहोगे चौवन ऋषि, जो चौवन ऋषि जिसने विश्व को च्यवनप्राश देने का काम किया था। दोषी की पहाड़ी पर विश्व में सबसे पहले च्यवनप्राश बनाया गया था और उसी चौवन ऋषि के पिता थे भृगु ऋषि, वो भी भार्गव संप्रदाय से आते थे। उसके बाद आता है राम सिंह जाखड़, ये बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हुआ है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे झज्जर जिले से संबंध हो जाएगा। दीनदयाल शर्मा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो संस्थापक हैं और इनका संबंध हो जाएगा झज्जर से। कहां से, झज्जर से, तो ये आपको ध्यान रखना था। बाजे भगत की बात करें, सोनीपत से आते हैं बाजे भगत। कहां से आते हैं, सोनीपत से आते हैं मेरे भाई। भक्ति कालीन जो सॉन्ग वगैरह है वो करते हैं ये। हरियाणा के किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं, तो भाई साहब गीत कहां पे गाए जाते हैं, गीत। और हरियाणा में गीत भाई साहब चाहे बच्चे का जन्म हो जाए, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, विवाह हो, त्योहार हो, हरियाणा में गीत प्रचलित है। समझ गए, समझ में आया नहीं आया, तो भाई साहब गीत गाए जाते हैं। समझ गए, उपयुक्त सभी, चाहे वो त्योहार की बात हो, विवाह की बात हो, बच्चे के जन्म की बात हो, सभी जगह पर लोकगीत गाए जाते हैं हरियाणा में। उसके बाद बात आती है घोड़ी मारे नृत्य खालिस्तान के समय में किया जाता है। तो भाई साहब घोड़ी नृत्य, घोड़ी पे तो कब, तो ये भाई साहब बात हो रही है विवाह की, विवाह के अवसर पे ये नृत्य होता है। जैसे कि मैं बात करूं छठी नृत्य की, छठी नृत्य की, तो मेरे भाई छठी नृत्य में जो गेहूं चना वगैरह है ना, बाकड़ी वाकड़ी जिसको बोलते हैं, वो उबाल के रात को बांटी जाती है। आजकल तो भाई साहब डूणी और क्या नाम, डोना बूंदी बांटते हैं, चाय
चाय और बूंदी। लेकिन पुराने समय में ये चीजें नहीं थी, ये नहीं थी तो भाई साहब बाकड़ी कहा जाता था उसको, गेहूं की और चने की जो मिक्सअप है उसको बांटा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के 6वें दिन, बच्चा को जन्म, ध्यान रखियो, कदे ये कहो पुत्र का जन्म का, भाई साहब बच्चों चाहे फिर वो पुत्र हो या पुत्री हो सब बराबर हैं, दोनों के जन्म पे छठी बनाई जा सकती है। तो आप कहेंगे जन्म के 6वें दिन बनाई जाती है, बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी नृत्य किया जाता है। उसके बाद अगर मैं खेड़ा नृत्य की बात करूं, खेड़ा नृत्य ये किस अवसर पे किया जाता है? सांझी नृत्य की बात करूं, सांझी नृत्य ये किस अवसर पे किया जाता है? मैं खोड़िया नृत्य की बात करूं, खोड़िया नृत्य ये किस अवसर पे किया जाता है? इसी प्रकार से अगर मैं गणगौर नृत्य की बात करूं, किसके? गणगौर नृत्य की बात करूं तो ये कब कैसे किया जाता है? ठीक है जी। और इसी प्रकार से एक झूमर नृत्य और ध्यान रखेंगे, एक झूमर नृत्य भी कर लिया जाता है। तो भाई बात ऐसी है कि जो हमारा खेड़ा नृत्य है, खेड़ा ये विवाह के अवसर पे किया जाता है, ध्यान रखेंगे। खेड़ा खोड़िया, खोड़िया किया जाता है, ये तो खेड़ा तो बुजुर्ग पे होगा। तो मेरे भाई ये जो खेड़ा नृत्य का चेक कर लेते हैं, जो हमारे पास खेड़ा नृत्य, बिल्कुल ये जो खेड़ा नृत्य है ये बुजुर्ग की मृत्यु पर भाई हो जाती है कभी कभी दिक्कत फलों फलों में, ये बुजुर्ग की मृत्यु पर। लेकिन देखो कि जैसे ही मैं गलत बताने लगा तो तुरंत अंदर से आवाज आई नहीं गलत बता रहे हो। इसका रीजन पता है क्या है? चीजें इतनी बार पढ़ रखी है कि गलत बता ही नहीं सकते मेरे भाई। तो इसी प्रकार से आपको भी इतनी बार पढ़नी है कि जब गलत टिक करो तो अंदर से आवाज आए, नाना क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है। उसके बाद सांझी नृत्य ये भी भाई साहब विवाह पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद खोड़िया नृत्य की बात करूं तो ये वर पक्ष की तरफ से किया जाता है, वर पक्ष विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद गणगौर नृत्य की बात करूं तो मेरे भाई शिव और पार्वती, शिव और पार्वती है ना, इसी के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है लेकिन हरियाणा के हिसार जिले में यह किया जाता है गणगौर नृत्य। उसके बाद झूमर नृत्य की बात करूं तो इसके बारे में तो मैंने आपसे बताया ही था, इसको हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। ध्यान रख लेंगे, इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। किसको? झूमर नृत्य को, समझ गए? तो वो आपको पता है ना, माथे पर झूमर आभूषण धारण करके नृत्य किया जाता है। उसके बाद भंगड़ा खालिस्तान राज्य नृत्य की विधा है। तो मेरे भाई साहब भंगड़ा, ठीक है, और भंगड़े की अपन बात करें, डप हो गया, भंगड़ा हो गया, ठीक है, गिद्धा हो गया, ये कहां के रहेंगे? पंजाब के रहेंगे। कहां के? पंजाब के। गणगौर नृत्य पूछ ले आपसे, झूमर नृत्य पूछ ले, राजस्थान में प्रचलित रहेगा मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। तो ये भंगड़ा राज्य किस नृत्य, भंगड़ा नृत्य किस राज्य की विधा है? पंजाब राज्य की। 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई तब हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा था? तो भाई आपने पहले भी देखा, मैंने आपसे कल भी बताया कि हरियाणा को कभी उठा के इधर पटक रहे थे, कभी उठा के इधर पटक रहे थे, इसको स्थिर नहीं रखा। अब भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा के 2 हिस्से किए जाएंगे, एक को दिल्ली में शामिल किया जाएगा। ये कौन सी बात हो गई मेरे भाई कि इस हरियाणा के साथ जो आता वही खेलने लग जाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, हरियाणा 1947 में कहां पे? पंजाब के अधीन था। ये कहानी कहां से चली, इस कहानी को आज जानते हैं। मेरे भाई बात ऐसी है कि आपको पता ही है, हमारा जो उत्तर भारत था इसके ऊपर जो राजा आता था, जो शासन करता था, वो भारत का राजा, भारत का सम्राट कहलाता था। और आपने देखा कि भाई अपना भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था। उसके बाद भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और जब ये भारत है छोटे छोटे राज्यों में बट गया तो मुसलमानों का आगमन हुआ। भारत के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया। उसके बाद बड़ी सफलता इन मुसलमानों को भारत में नहीं लगी थी। महमूद गजनवी ने भी भारत में 17 बार आक्रमण किए, उसकी मंशा नहीं थी भारत पर अधिकार करने की। उसके बाद महमूद गोरी वो भारत पर अधिकार करने के लिए, शासन करने के लिए आया और वहीं से शुरुआत हो गई मुसलमानों की, यानी कि सबसे पहला वंश स्थापित हो गया गुलाम वंश। और उसके बाद आपको पता ही है कि भाई साहब ये गुलाम वंश चला, दिल्ली सल्तनत चली पूरे की पूरी, दिल्ली में सारे के सारे सुल्तान बने। लेकिन फिर आगमन हो गया
अफगानों का, मुगलों का, और मुगल आए तो मुगलों में सारे के सारे बादशाह बनते चले गए। फिर आपने देखा कि इस हरियाणा को सरकारों में विभाजित किया जाने लगा, समझ गए। उससे पहले ये हमारे क्या नाम है, इक्ता प्रथा जो इल्तुतमिश ने चलाई थी। और ध्यान रखेंगे, बड़ा डीप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको कि भाई साहब भारत का सबसे पहला इक्ता था, वो था कैथल। ध्यान रखेंगे, कैथल क्या था, भारत का पहला इक्ता, भारत का प्रथम इक्ता। और भाई साहब इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए, इक्ता क्या होती है, ये प्रथा क्या थी, उसने क्यों चलाई इस इक्ता प्रथा को, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया जीके की क्लास लेनी पड़ेगी अपनी, समझ गए। तो 6 तारीख को पहली क्लास होगी मेरे भाई। मैंने कहा था ना खुशखबरी बहुत जल्दी दे दूंगा, तो आज वो जो तारीख है वो आपके सामने मैंने घोषित कर दी है। 6 तारीख को अपनी जो पहली क्लास है वो होने जा रही है इंडिया जीके की। और मेरे भाई बड़ा मजा आएगा इंडिया जीके पढ़ने में आपको। मैं तो ये कहता हूं कि एग्जाम के लिए जीके मत पढ़ो, अपने ज्ञान के लिए। यार आपने जन्म लिया है तो जन्म लिया है जिस देश में, जिस धरती के ऊपर जन्म लिया है, उस धरती के ज्योग्राफी जो भूगोल है उसको जानो। जिस धरती पे आपने जन्म लिया है उस धरती का संविधान कैसे चलता है, यानी कि उसकी राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। जिस धरती के ऊपर आपने जन्म लिया है उस धरती की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और जिस धरती के ऊपर आपने जन्म लिया है तो आपके पूर्वजों ने किस प्रकार से अपनी इस संस्कृति को आगे बढ़ाया है, इस धरती की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, इस धरती का इतिहास क्या रहा है, और ये इतिहास ही है जो व्यक्ति को समझदार बनाता है। तो मेरे भाई अगर इस चीज को जानने की एक ललक आपके अंदर होगी तो एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। कोई भी टीचर, चाहे वो हिंदुस्तान का विश्व का सबसे टॉप टीचर हो, वो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं करा सकता, कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। सारी चीजें हैं, किसी भी टॉप से टॉप टीचर के पास चले जाना, यही चीजें आपसे पढ़ाई जाएंगी, सारे की सारी चीजें। लेकिन भाई साहब एक टीचर वही माना जाता है जो पढ़ने वाले यानी कि उसके जितने भी छात्र हैं उसके अंदर क्या कर दे, एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर दे, और इसके साथ साथ एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दे उस जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसी को लेकर। और मैं ये आपको आश्वासन देता हूं कि जो इंडिया जीके में कोई भी स्टूडेंट अगर वीक है, किसी को अगर चीजें याद नहीं होती है, तो वो हमारी इंडिया जीके की क्लास जरूर ज्वाइन करे मेरे भाई। एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा चारों सब्जेक्ट में, सिंगल ये नहीं, इतिहास, चाहे इतिहास की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, पॉलिटिकल की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, चारों के चारों सब्जेक्ट में मैं आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा। और वो जो फोकस किया जाएगा वो सेंट्रल लेवल के एग्जामों को फोकस किया जाएगा, जिसमें एसएससी के बड़े बड़े एग्जाम होंगे, चाहे फिर सीजीएल की बात हो, सीपीओ की बात हो, एमटीएस की बात हो, जीडी की बात हो, या फिर आपके जो हमारा सीएचएसएल बच गया उसकी बात हो, ठीक है। इसके साथ साथ सीआरपी, सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल, जहां पे हिंदुस्तान में वनडे एग्जाम और इंडिया जीके पूछी जाती हो, वो सारा वहां से क्लियर हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस, आपको पता है 50% इंडिया की जीके पूछी जाएगी, तो वो भी आपका वहां से कवर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, अभी मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, आज ही चैनल क्रिएट किया, क्योंकि इसके ऊपर तो उसको लेके नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया था ये केवल और केवल हरियाणा को फोकस करने के लिए बनाया गया है। तो मेरे भाई उसके लिए आपको हमारा इंग्लिश में टाइप कर लेंगे कुरुक्षेत्र के नाम से, समझ गए, कुरुक्षेत्र एसएससी के नाम से आप टाइप कर लेंगे और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई। वहीं पे पूरा कंटेंट जिस प्रकार से यहाँ पे आपको मुफ्त प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो इसी प्रकार से वहां पे भी आपको चीजें मुफ्त बनने वाली है। आज ही चैनल क्रिएट किया है तो आप उसके जो पहले भागीदारी है वो बन सकते हैं मेरे भाई, समझ गए। कुरुक्षेत्र एसएससी करके अपना चैनल है, तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी को भी इंडिया की तैयारी करनी है जीके की। तो मेरे भाई विश्वास दिलाता हूं बहुत भयंकर जीके में आपको कराने का काम करूंगा। देखो मेरे भाई, कैथल की अगर अपन बात करें तो कैथल भारत का पहला इक्ता था, और इसका जो मुक्ति बनाया जाता है, इसका जो मुक्ति बनाया जाता है वो कौन बनाया जाता है, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया जाता है। उसके बाद आपको पता ही है भाई, जब मुगल आए थे तो उन्होंने सरकारों में विभाजित कर दिया। 4 सरकारें बाबर के समय पे थी, अकबर के समय पे 5 सरकारें थी। लेकिन धीरे धीरे जब मुगलों का पतन शुरू हुआ था, उस समय पे भारत की एक शक्ति उभर के आ रही थी जिनका नाम था मराठा। और मराठा में आपने जो बाजीराव है उसका नाम तो सुना ही होगा मेरे भाई, किसका, बाजीराव। और जो बाजीराव था उसने दिल्ली में जाके 3 दिन तक वो दिल्ली में रुका था। बाजीराव मुगलों के समय में, मोहम्मद सारंगीला के समय में
तो वो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था कि भाई भारत में एक शक्ति जो बची है वो मराठा शक्ति है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो बाजीराव है 39 वर्ष की आयु में मर जाता है और उसका जो सपना था दिल्ली पे अधिकार करने का वो ऐसे का ऐसा रह जाता है। लेकिन उसके बाद जब बालाजी बाजीराव मराठाओं का पेशवा बनता है तो उसने कसम खाई थी कि इस दिल्ली के ऊपर हम अधिकार करके रहेंगे। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि भाई 1761 पानीपत का वो दुर्भाग्य था अपने भारत का कि पानीपत का युद्ध मराठा हार गए। अगर पानीपत की लड़ाई मराठा नहीं हारते तो भारत कभी गुलाम नहीं होता मेरे भाई। लेकिन पानीपत की जो लड़ाई है वो मराठा क्या हो चुके थे, हार चुके थे। लेकिन उसके बाद आपको पता ही है कि वो बात थी कब की, 1761 के आसपास की। और इस समय तक जो अपना हरियाणा था ये किसके पास था, तो आप कहेंगे जी ये अपना हरियाणा है ये मराठाओं के कब्जे में, मराठाओं के अधीन आ चुका था। क्योंकि जो मुगल साम्राज्य है वो मुगल साम्राज्य से पावरफुल हो चुके थे मराठा। लेकिन ध्यान रखेंगे 30 दिसंबर 1803 को एक संधि होती है, क्योंकि भाई साहब अंग्रेज भी तो उभर के आ रहे थे धीरे धीरे। 30 दिसंबर 1803 ये संधि पेपर में पूछी जाती है विद डेट। और इस संधि का नाम था सुरजी अंजन गांव की संधि, सुरजी अंजन गांव की संधि। और ये संधि है ना किन किन के बीच में हुई थी, ये अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे जनरल लेक, ठीक है। और दूसरी तरफ थे दौलत राव सिंधिया। कौन थे? दौलत राव सिंधिया का नाम ध्यान रखेंगे। और इसी संधि के तहत मराठाओं ने जो हरियाणा है, जो दिल्ली है, उसको बेच दिया था किसके हाथों? अंग्रेजों के हाथों। अंग्रेजों को दे दिया था दिल्ली। और उसके बाद जो अंग्रेज है उन्होंने सबसे पहले तो 1805 ईस्वी में किसके ऊपर? करनाल के ऊपर अधिकार किया। और 1806 में करनाल को जो हमारी नवीनतम पत्ती है उससे बसाने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई आपसे पूछ ले कि भाई सबसे पहले हरियाणा किसके अधीन था? आप कहेंगे मराठों के अधीन। हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब आया? 1803 में। हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों ने पूरे तरीके से अधिकार कब किया था? तो मेरे भाई सुरजी अंजना गांव की संधि के तहत। तो मैंने आपको बता दिया, लिखने की जरूरत है नहीं कि भाई साहब अपना हरियाणा अंग्रेजों के अधीन चला गया। और भाई साहब 1809 और 10 की डेट ध्यान रखेंगे। इस हरियाणा के ऊपर, हरियाणा पर पूरे तरीके से किसका? अंग्रेजों का अधिकार। अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। अब अधिकार हो गया तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इसको 2, 3, 4 भागों में बांटते हुए, कभी अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, इस प्रकार से हरियाणा के ऊपर राज किया। लेकिन भाई साहब 1857 की क्रांति हुई और जब ये क्रांति खत्म हुई तो उस समय पे धारा नंबर 35 के तहत, धारा नंबर 38 के तहत जो अपना हरियाणा है, इस हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया। ध्यान रखेंगे 1858 में जो 1858 भारत शासन अधिनियम आया था, इसी के तहत हरियाणा को पंजाब में मिलाया। हरियाणा को कहां पर? पंजाब में मिलाने का काम किया। और पंजाब में मिलाने के बाद आपको पता ही है 1858 से लेके 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा। और फाइनली 18वें संविधान संशोधन और 17वें राज्य के रूप में अपना हरियाणा पंजाब से अलग होता है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा पंजाब। चलो अगले क्वेश्चन पे, जींद का प्राचीन नाम क्या था? तो भाई साहब इस क्वेश्चन को बहुत बार करवा दिया ना। जींद का प्राचीन नाम था क्या? जयंतपुरी होता था। जींद जिसको हरियाणा का दिल कहा जाता है, जींद जिसको हरियाणा का हृदय कहा जाता है, वही जींद जिसको दुग्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लेगा बहादुरगढ़ का पुराना नाम। बहादुरगढ़ का पुराना नाम फटाफट बता देंगे। अब बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या होता था? उसके बाद जो हमारा बल्लभगढ़ है, इस बल्लभगढ़ का पुराना नाम। इसके साथ साथ आप मेरे को आंसर करेंगे जो झज्जर है इसका पुराना नाम, झज्जर का पुराना नाम। इसके अलावा गोहाना का पुराना नाम क्या होता था? हिसार का पुराना नाम, हिसार का प्राचीन नाम क्या होता था? फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? फतेहाबाद। भाई साहब एक महम आता है रोहतक जिले में, महम का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा सकता है। टोहाना का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगरोहा को किस नाम से जाना जाता था? इसके साथ अगर मैं बात करूं किसके बारे में, पेहोवा के बारे में, पेहोवा को क्या कहा जाता था ये बता देंगे। रोहतक का पुराना नाम क्या हो जाएगा? उसके साथ भिवानी का जो पुराना नाम है वो आपका क्या रहने वाला है? किसका? भिवानी का जो पुराना नाम है वो क्या रहेगा? इसके साथ मैं 1-2 नाम और देख लेता हूं, जैसे रानिया, एलनाबाद,
और रायपुर। रानिया का पुराना नाम बता देंगे, एलनाबाद का पुराना नाम बता देंगे, एलनाबाद। एक रायपुर का पुराना नाम बता देंगे, रायपुर का पुराना नाम क्या होगा। तो इन्हें क्वेश्चनों के आंसर कर लेंगे, काफी रहेंगे। भाई बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो सरफ्फाबाद के नाम से जाना जाता था, सरफ्फाबाद कहा जाता था। बल्लभगढ़ को बलरामगढ़, बलराम कौन थे, श्री कृष्ण के बड़े भाई। झज्जर का छज्जू नगर, छज्जू नगर हो जाएगा। गोहाना को गबन गोहाना के नाम से जाना जाता था मेरे भाई, गोहाना का नाम गबन गोहाना। इशार का नाम हो जाएगा इशुकार, इशार का नाम इशुकार। फतेहाबाद का नाम होगा इकदार, फतेहाबाद का क्या नाम होगा, इकदार होगा। वैसे जो हमारा हिसार है इसे हिसार फिरोजा भी कहा जाता था, ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा के नाम से बसाया था और अकबर ने इसका नाम किया था हिसार, ये भी ध्यान रखेंगे। महम की बात करें तो महेस्थ, महेस्थ ध्यान रखेंगे। टोहाना को तोशाल्य कहा जाता था, टोहाना को तोशाल्य के नाम से। अगरोहा को अगरोदक के नाम से जाना जाता था मेरे भाई, अगरोदक। पेहोवा को पृथुदक, पेहोवा का नाम है पृथुदक। रोहतक का नाम रोहतास नगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोहतास नगर। उसके बाद भिवानी को बाणीग्राम, भिवानी का नाम है बानीग्राम। रानिया का नाम राजबपुर, राजबपुर सिरसा में। एलनाबाद का नाम था खड़ियल, एलनाबाद का क्या नाम था, खड़ियल। जैसे अभी इनएलओ के आईएनएलडी के जो विधायक हैं जिनका नाम है अभय सिंह चौटाला, खड़ियल टाइप नहीं है मेरे भाई, तो वो तो भाई साहब आपको पता है पानी में ही होता है। वो खड़ियल आती, उसकी न्यूज चल रही थी कि विधानसभा में तुतु में कर दी उन्होंने, तो ये एलनाबाद का खड़ियल। रायपुर ये पंचकुला में रहेगा, रायपुर जिसको नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में नैनो सिटी पूछ ले तो वो रायपुर को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी चीजें बहुत पसंद आ रही होगी, बहुत अच्छी लग रही होंगी। खालिस्तान पांडवों और कौरवों की युद्ध भूमि, तो मेरा भाई है क्वेश्चन का बारे में तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत को नहीं, वो तो कुरुक्षेत्र था। 48 कोस का एरिया था जहां पे आर्य आपके बसे थे। उसके बाद बाघड़ा नांगल बांध का पिता किसे कहा जाता है, तो भाई अगर मैं बाघड़ा नांगल बांध की बात करूं तो इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बहुत बार पढ़ाया है कि भाई हमारे सर छोटू राम थे जिनका जन्म गढ़ी सापला में हुआ था 24 नवंबर 1881 को जिनका जन्म होता है। 1945 को उस व्यक्ति की मृत्यु होती है और मेरे भाई इसका आंसर होगा चौधरी छोटू राम। उसके बाद हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो इस क्वेश्चन का सभी को पता है 90 सीटें हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई हमारे पास पहली प्रथम विधानसभा थी, प्रथम विधानसभा में सीटों की संख्या बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी विधानसभा थी, इसमें सीटों की संख्या बताएंगे दूसरी विधानसभा में। उसके बाद हमारे पास पांचवी विधानसभा आई, कौन सी, पांचवी विधानसभा, इसमें सीटों की संख्या बताएंगे। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा, हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र ये कौन सा होगा, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बता देंगे। समझ में आया, कुछ नहीं आया। उसके बाद भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, सबसे छोटी जो विधानसभा है वो बता देंगे, सबसे छोटी जो विधानसभा। फिर आपसे पूछ लेगा जो हमारे ग्रामीण मतदाता हैं, ठीक है, ग्रामीण मतदाता के अकॉर्डिंग हरियाणा की बड़ी विधानसभा, मैं थोड़ी शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, हरियाणा की बड़ी विधानसभा ये कौन सी होगी। फिर आपसे पूछ लेगा भाई ग्रामीण मतदाता का हिसाब से, मतदाता के हिसाब से हरियाणा की छोटी विधानसभा, ठीक है, छोटी विधानसभा। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो हमारी बड़ी विधानसभा कौन सी होगी। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर छोटी विधानसभा। पहले ही नहीं क्वेश्चनों के आंसर करेंगे, फिर यहां से और भी क्वेश्चन हम निकालेंगे। देखो मेरे भाई अगर मैं पहली विधानसभा की बात करूं तो भाई ध्यान से सुनना, ये पहली विधानसभा थी हमारी 1966 में,
ठीक, हरियाणा बड़ा। उस समय पे सीटों की संख्या थी हमारे पास 54। समझ में आया, कुछ नहीं आया? सीटों की संख्या कितनी थी? 54। उसके बाद दूसरी विधानसभा, और दूसरी विधानसभा 1967 में बनी और सीटों की संख्या हो गई 81। तीसरी विधानसभा 1977 ना, सॉरी, पांचवी विधानसभा 1977 है और यहां पे सीटों की संख्या 90। आपसे यह पूछ सकता है कि कौन सी विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हुई? तो पांचवी विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में सीटों की संख्या 81 हुई? दूसरी में। कौन सी विधानसभा में 54 थे? तो ये अपनी पहली में। अब देखो आरक्षित सीटें आज कितनी है? तो आप कहेंगे 90 में से 17 आरक्षित है, लेकिन जब हरियाणा बना उस समय पे आरक्षित सीटें 10 थी और दूसरी विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी? 15। इतना क्लियर? उसके बाद यहां पे आ जाओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री, और ध्यान रखेंगे वो सीट हो जाएगी लोहारू। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की जो सबसे छोटी सीट होने जा रही है वो कौन सी होगी? तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से बल्लभगढ़ हो जाएगी हरियाणा की सबसे छोटी सीट। तो एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल जी, सबसे छोटी जो सीट है वो हमारी कौन सी हो जाएगी? बल्लभगढ़। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर बात करें ग्रामीण मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ी सीट, तो भाई बादशाहपुर राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक है, बादशाहपुर गुरुग्राम। उसके बाद ग्रामीण मतदाताओं के हिसाब से सबसे छोटी सीट ये नारनौल हो जाएगी, नारनौल महेंद्रगढ़। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट औद्योगिक नगरी फरीदाबाद हो जाएगी मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। कौन से? फरीदाबाद। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट तो वो पंचकुला हो जाएगी। कौन सी? पंचकुला हो जाएगी। बात इतनी समझ में आ गई। अब आपसे ये पूछ लेगा हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो जिले के नाम पे आरक्षित सीट है? तो मेरे भाई अगर अपन बात करें किसके नाम पर? जिले के नाम पर आरक्षित सीट की, तो ध्यान रखेंगे जिले के नाम पर आरक्षित सीट तो वो हमारी कौन सी हो जाएगा? झज्जर जिला। झज्जर आरक्षित सीट है। उसके बाद आपसे ये पूछ लेगा हरियाणा का ऐसा एकमात्र जिला जिसके नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। जिले के नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, विधानसभा सीट नहीं है, तो भाई वो जिला हमारा कौन सा होगा? कुरुक्षेत्र। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी विधानसभा सीट पूछ ले आपसे, ना सॉरी, सबसे बड़ी क्या पूछ ले? सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी होगी? तो वो रतिया। ध्यान रखेंगे रतिया फतेहाबाद जिले में आता है। तो आज इतने ही पढ़ लो, नहीं तो डाउट हो जाएगा। इतने याद कर लो, अगली क्लास में और करवा देंगे। आई बात समझ में? नहीं आई तो भाई साहब हरियाणा में विधानसभा की सीट 90। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? अरे मोर नहीं होगा, कल एक शेर कह रहा था हरियाणा का राज्य पशु है भाई, आज भी आया है क्या शेर वाला? तो भाई साहब बात ऐसी है, हरियाणा के अगर आप उन राज्य पक्षी की बात करें, ब्लैक बकथुन्नी काला तितर होगा। समझ गए? काला तितर जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो साक्षरता दर थी मेरे भाई वो कितनी थी? हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो बतानी है आपको। अब भाई साहब यहां पे इसने थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया, ये अपना आएगा 75.55। ठीक है, 75.55। तो ध्यान रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर वो कितनी रहेगी? तो आप कहेंगे 75.60%। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर अधिक किसकी है? साक्षरता प्लस का मतलब अधिक किसकी है? गुरुग्राम जिले की। फिर आपसे पूछा जाएगा साक्षरता दर कम किसकी है? तो आप साक्षरता दर कम बताएंगे किसके? मेवात जिले की। फिर आपसे यह पूछ लिया जाएगा हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात था 879। ठीक है, उसके बाद
हरियाणा में लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां का था? सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो कहां का रहने वाला है? तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा लिंगानुपात है मेवात जिले का। साक्षरता सबसे कम हमारी मेवात जिले की है, पुरुषों की या महिलाओं की, दोनों की बात करें तो मेवात जिले की है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप ध्यान रखेंगे, पुरुषों में साक्षरता अधिक रेवाड़ी की है, महिलाओं में साक्षरता अधिक गुरुग्राम की, ओवरऑल साक्षरता गुरुग्राम की हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत रहेगा इसमें इतना ही। उसके बाद आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि हरियाणा का शेक्सपियर कहलाता है? तो भाई मैंने बताई थी सूफी दर्शन की मीरा, हरियाणा का जो सूर्य कवि, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर, दोनों भाई कदे साथ ना मिली, दीपचंद ब्राह्मण और लक्ष्मीचंद। कभी मिल भी गया तो आपसे पूछ ले हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर, दीपचंद ब्राह्मण को टिक कर देना, प्रायोरिटी दीपचंद ब्राह्मण को दे देना, आंसर सही मिलेगा आपका। तो भाई साहब इसमें आपको पता ही है ये कौन होंगे? लक्ष्मीचंद होंगे। कौन होंगे? पंडित लक्ष्मीचंद। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास, हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो मेरे भाई चैनल को लाइक तो कर दिया करो। लाइक बहुत कम करते हो, आप भूल जाते हो है ना। वैसे तो आप नाराज नहीं हो, मेरे को पता आप भूल जाते हो लाइक करना, तो लाइक करके जाया करो। आई बात समझ में? शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, जो भी नया स्टूडेंट जुड़ता है तो भाई वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि दोबारा आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है इस चीज को लेकर कि जो चैनल है इसके सर्चिंग में दिक्कत आती है, ये सर्च करने पे मिलता नहीं है। तो भाई साहब ऐसे थोड़ी मिलेगा, समझ में आया? कुछ नहीं आया तो भाई साहब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ रोज की तरह आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में फूल मालाओं से जल्दी से मेरे को विदा किया जाए। अब आपसे रुस्तगी लेने का समय आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए प्यारे साथियों, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए जोश, नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।